यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फंड फ्लो की प्रॉब्लम में ये आपको पता हो, कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया कि जो फंड्स फ्लो है बेसिकली कैश फ्लो और फंड फ्लो सिमिलर पैटर्न पर ही बनाए जाते हैं। कैश फ्लो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाया जाता है, जबकि फंड फ्लो में हम लोग नॉर्मल जो फंड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो है वही करते हैं। कॉन्सेप्ट में इसका ये रहता है, चाहे हम कैश फ्लो बनाए चाहे फंड फ्लो बनाए, कि एक साल से जो दूसरे साल में बैलेंस शीट बनी है, जैसे यहाँ पर देखें 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2013, 339 से 409 ये बैलेंस शीट का टोटल बढ़ गया है। तो इसमें जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज हुए हैं उसको एनालाइज करना होता है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट चलता है, एक तो करंट और एक नॉन करंट। करंट एसेट्स को हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को हम वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, और इसके अलावा जो नॉन करंट आइटम होते हैं उनको हम लोग सेपरेट अकाउंट बना के उनकी वर्किंग्स निकालते हैं। चलिए प्रैक्टिस करने से ये समझाएंगे, समझ में मैं आपको कराता हूँ। पहले तो मेन फेज पे हमारे जो पर्पल है वो कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हमारा जो सब्सिक्वेंट वर्किंग होगी वो हमारे वर्किंग नोट्स में रहेंगी। तो फ्रंट पर हम सबसे ऊपर लिखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। एक मिनट फ्रेंड्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हैं इसमें हमारे दो कॉलम रहेंगे। एक तो रहेगा सोर्स, और हम इसको कह सकते हैं कि इनफ्लो, फंड का कहां कहां से पैसा आया है, और दूसरा कहलाता है एप्लीकेशन। इसको हम कह सकते हैं आउटफ्लो। ये पैसा हमने कहां कहां यूज किया है, यहां पर हम अमाउंट लिखते हैं। ये तीन वर्किंग जो हम कर रहे हैं, ये वर्किंग तो हमारी हमेशा बनेगी। दूसरा जो हमारा वर्किंग होता है वो होता है, ये हमने पहली वर्किंग की। दूसरी वर्किंग होती है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। और तीसरी वर्किंग होती है हमारी फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए। तीसरी वर्किंग हमारी किसके लिए है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारी वर्किंग इस चीज के लिए बनती है। ठीक है। ये तीन वर्किंग आपकी हर फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको करनी है। अब अगर आप देखें, मैं एक थोड़ा सा मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, उसके बाद आप इसको समझ जाएंगे जल्दी से। देखिए, एक बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में हम जरा एक देखें, वर्किंग करें, तो यहाँ पर हमारी फिक्स एसेट्स आती हैं, यहाँ करंट एसेट्स, यहाँ करंट लायबिलिटीज, यहाँ सिक्योर्ड लोन,
यहाँ शेयर कैपिटल और यहाँ रिजर्व सरप्लस। ये हमारी बैलेंस शीट है और 2 साल की बैलेंस शीट दी होती है, ठीक है ना। हर एक की आपकी दोनों साल की फिगर दी होंगी। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ये हमने किस में ले गए, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का जो स्टेटमेंट है कि एक साल से दूसरे साल में हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी बढ़ गई है या कम हो गई है। इसके बाद रिजर्व सरप्लस और एडजस्टमेंट से हमारा पता चल जाएगा कि भाई हमारा फंड कितना हमने ऑपरेशन से कमाया है। तो अब बाकी जो 3 चीजें हैं या और भी कोई, मैं मेजर 3 चीजें बता रहा हूं। ये है नॉन करेंट आइटम। ये तीनों क्या है, दीज आर नॉन करेंट। ये नॉन करेंट एसेट्स है, ये नॉन करेंट लायबिलिटीज है। तो नॉन करेंट के लिए हमको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ फिक्स एसेट्स यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 12 होगी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 2 की फिक्स एसेट्स हमारी बढ़ गई है, तो फिक्स एसेट्स परचेज हमने 2 से की। तो जो एप्लीकेशन फंड है, आउटफ्लो फंड है, वहां पर आप लिखेंगे फिक्स एसेट्स परचेज 2। अब ये 10 से 12 में हो सकता है मैंने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया हो सकता है मैंने कोई एसेट बेची भी हो। तो वो सारे एडजस्टमेंट हम एक वर्किंग नोट में अकाउंट बना के कर सकते हैं। चलिए आपको एक एक चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लगे, बट आपको समझ में आ जाएगा। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब देखिए ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस का वो है। यहां पर हम लिखेंगे कैसे भी बना ले, यहां पर हम लिख ले लास्ट ईयर की फिगर, तो यहां पर हम लिखेंगे करंट ईयर की फिगर और यहां पर हम लिखेंगे चेंज। एक काम करते हैं, ऊपर हम करंट एसेट्स लिख लेते हैं और नीचे हम करंट लायबिलिटीज लिख लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। देखिए अब हम करंट एसेट्स की बात करें। इस बैलेंस शीट में करंट एसेट्स मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं कौन कौन सी है। डेटर स्टॉक, बीआर, कैश इन एंड कैश एट बैंक। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा ये करंट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो है वो हमारा यहाँ नहीं रहता है, वो हमारा सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही जाता है। ये मेजर फर्क होता है। और वर्किंग कैपिटल के चेंजेस जो हम यहाँ बना रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस भी हम लोग सीधा फंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इसमें हम देखें करंट एसेट्स क्या थे। पहले नाम लिख लेते हैं करंट एसेट्स के
और वैल्यू लिख लेंगे। जैसे डेटर है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। ठीक है, 73 यहाँ 85 हो गया, चेंज 15 का आया। 39 थे, यहाँ 55 हो गया, चेंज 16 का आया। 10 से 15 हो गया, 5 का चेंज आ गया। 7 से 5 हो गया, -2 का चेंज आया। 5 से 4 हो गया, -1 का चेंज आया। यहाँ का अगर हम टोटल करें तो ये 131, ये 164, तो ये 33। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट से ले लें, कौन कौन सी आएंगी? क्रेडिटर, बीपी, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने बताया कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स को कोई डिटेल दी हुई है बुक्स में कि हमने इतना टैक्स पे किया है, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स को फिर यहाँ ना लिख के हम उसका एक अकाउंट बनाएंगे, अदरवाइज हम इसे करंट लायबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, इनको भी ले लें। ये 13 था, ये 24 होगा, 11 से इंक्रीज हो गया। ये 10 है, 8 हो गया, तो यहाँ 2 से डिक्रीज हो गया। ये 15 है, ये 18 हो गया, तो ये 3 से इंक्रीज हो गया। ये 20 है, ये 25 हो गया, तो ये 5 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो ये 58 है, ये 75 है, तो ये 17 से इंक्रीज हो गया। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ए माइनस बी हमारी वर्किंग कैपिटल बनेगी। ये 73, ये 89, तो नेट चेंज आपका 16, ये वर्किंग कैपिटल में आया। तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, से। अब आप देखिए कि बैलेंस शीट में कितने आपने एक ही वर्किंग नोट से इतने आइटम्स को अलग कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप बाकी के जो अकाउंट्स है उनको देखेंगे। इसके लिए आपको एडजस्टमेंट और वर्किंग नोट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो बना लेते हैं लोग। ठीक है, सबसे पहले हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं वो बनाते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना, ये मेन 3 अकाउंट तो हमेशा बनते ही हैं। इसके बाद वर्किंग नोट में कितने भी अकाउंट बन सकते हैं, हर एक एसेट्स के लिए भी बन सकता है। जैसे देखिए गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है। अब लैंड एंड बिल्डिंग के लिए इन्होंने बोला अ पार्ट ऑफ लैंड वाज सोल्ड इन दिस, प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड इन कैपिटल रिजर्व। ओके,
मशीनरी हैज बीन सोल्ड फॉर 5000, रिटन डाउन वैल्यू इतना, ओके। इंटरिम डिविडेंड इतना पे किया है, अमाउंट ऑफ 1000 रिसीव्ड एज डिविडेंड इनकम। तो इसका मतलब क्या है कि लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, इन दोनों आइटम्स के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो एक हम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, एक हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब जरा हम इन एडजस्टमेंट को करना शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस है वो कितना है, 15 एंड 24। तो हम यहां पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस हमारा 15 है, क्लोजिंग बैलेंस हमारा 24 है। अब बाकी के एडजस्टमेंट हम यहां पास करेंगे। आप देखिए गुडविल, गुडविल में आप देखिए 50 था पहले और फिर 40 हो गया, 10 कम हो गया। क्या हमने गुडविल बेची है? नहीं बेची। तो आप जानते हैं कि ये एक तरह से आपने गुडविल 10 की राइट ऑफ करी है, तो वो हमारे कहाँ एडजस्टमेंट में आएगा, गुडविल रिटन ऑफ 10। अब लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, इन दोनों के हमने अकाउंट बनाए हैं, तो हम इनके बैलेंस लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस 100, क्लोजिंग बैलेंस 85, एंड इसका भी ओपनिंग बैलेंस कितना है, 40, एंड क्लोजिंग बैलेंस 50। ठीक है। इसके बाद ये वर्किंग नोट 1 हो गया, ये वर्किंग नोट 2 हो गया, वर्किंग नोट बनते जाएंगे, वर्किंग नोट में कमी नहीं है। अब वर्किंग नोट 3 बनेगा, एक हम प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। प्रपोज्ड डिविडेंड का भी बैलेंस लिख लीजिए, कितना है, 21 एंड 25। लायबिलिटी है इसलिए ओपनिंग बैलेंस इसका इस तरफ आएगा। एसेट्स में एक हमारा इन्वेस्टमेंट अकेला बचा है, तो इसलिए हम एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। ओपनिंग कितना है, 10 है, क्लोजिंग कितना है, 15 है। अगर आप बना सकें तो सभी के अकाउंट बना लें, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए लायबिलिटी साइड में हमारे पास एक प्रपोज डिविडेंड, प्रॉफिट लॉस, जनरल रिजर्व दिया है, कैपिटल रिजर्व दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल दी है।
ओके, अब आप देख सकते हैं एक एक करके हम इन एडजस्टमेंट को करना शुरू करें। पहले बैलेंस शीट में गुडविल का देखें। गुडविल हमारी 10 से कम हुई है, तो गुडविल अगर 10 से कम हुई है तो हमारी गुडविल रिटर्न ऑफ हमने लिख दिया है। शेयर कैपिटल देखिए आपकी 150 से बढ़ गई है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि हमने शेयर कैपिटल जो है 150 की शेयर कैपिटल हमने इशू कर दी है। इश्यू ऑफ शेयर की जगह अगर हम इक्विटी लिखें तो ज्यादा अच्छा है। इश्यू ऑफ शेयर से हमारे पास 50 रुपए का, सॉरी ये तो फर्स्ट पेज पे आएगा ना, तो यहां पर आएगा हमारा इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये हमारा यहाँ पर 50 है। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर आपकी 75 से 50 हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका 25 आपने रिडीम कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं रिडेम्पशन और रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बड़े हैं तो इसका मतलब पैसा आया है, और कम हुए तो इसका मतलब पैसा गया है लायबिलिटीज में। एसेट्स में अगर बढ़ गई है तो खरीदी है और बेची है तो कम, मतलब कम हो गई है तो बेची है। अब जरा इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है कि मेरा 10 से 15 हो गया है। इसका मतलब क्या है? 5 का मतलब क्या हुआ है? ये परचेज किया हमने इन्वेस्टमेंट, तो हम फर्स्ट पेज में इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेज किया इसके बारे में लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप जनरल रिजर्व आपका बढ़ के कितना हो गया? 20 से 25 हो गया। जनरल रिजर्व 20 से आपका बढ़ के 25 हो गया। इसका मतलब क्या है? 5 का आपने इस बार जनरल रिजर्व क्रिएट किया है। जनरल रिजर्व कैसे क्रिएट करेंगे? प्रॉफिट में से ट्रांसफर, तो हम लिखेंगे टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये 5 जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर हो गए। अब देखिए हमारे पास लायबिलिटी साइड में सिर्फ एक कैपिटल रिजर्व बचा है और एक प्रपोज्ड डिविडेंड बचा है, और एसेट साइड में हमारी दोनों एसेट्स बची हैं और प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बचा है। चलिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर भी देखिए, 8 से क्या हो गया? 5 हो गया है। इसका मतलब क्या है कि 3 के प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर आपने क्या कर दिए हैं? राइट ऑफ कर दिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं जरा आपको प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में बात करते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड अगर दिया है क्वेश्चन में और उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है कि हमने डिविडेंड कितना पे किया है, तो हम ये मानते हैं कि लास्ट ईयर का हमने पे कर दिया गया होगा। तो लास्ट ईयर का अगर हम पे करेंगे तो हम लिखेंगे डिविडेंड पेड। अगर लास्ट ईयर का हमने डिविडेंड पे किया है तो वो हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड फॉर लास्ट ईयर, ठीक है ना। अब आप देखिए प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट में जाइए। जब आप बैलेंस करेंगे इसमें
तो यहां पर आपका बैलेंस फिगर आएगा। ये कौन सा बैलेंस है? ये यही बैलेंस है। एक तरह से ये हमने प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड जो हमने मेड किया है करंट ईयर के लिए, ये वो है। तो ये कहां से आया? ये प्रॉफिट एंड लॉस में से आया कि नहीं? तो ये अब जाएगा हमारे प्रोविजन कहां से बना होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से बना होगा। टू प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर का जो हमने प्रोविजन बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रपोज्ड डिविडेंड का ट्रीटमेंट हो गया। अब देखिए लायबिलिटी साइड में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, कैपिटल रिजर्व मैंने छोड़ दिया, जनरल रिजर्व हो गया, P&L अकाउंट हमारा एडजस्टमेंट चल ही रहा है, प्रपोज्ड डिविडेंड हो गया। अब आप देखेंगे थर्ड पॉइंट पर लिखा है एक इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड होता है जो ड्यूरिंग द ईयर हमने पे कर दिया होता है। तो अगर हमने इंटरिम डिविडेंड पे किया है तो वो कहां से पे किया होगा? वो हमने आउट ऑफ प्रॉफिट से ही तो पे किया होगा। तो हम यहां लिखेंगे टू इंटरिम डिविडेंड पेड। 10 हमने पे किए तो एक तरह से प्रॉफिट से गए, तो यहां पर हमारा इंटरिम डिविडेंड जो हमने पे किया वो आ गया। ठीक है ना? अब आप देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसेट्स का ट्रीटमेंट रह गया है। तो पहले मैं लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट करूं। इन्होंने बोला है कि हमने एक लैंड बेची है, कितने की बेची नहीं पता है, कितने की बेची नहीं पता है। तो आप देखिए आपने एक वर्किंग नोट बनाया है लैंड एंड बिल्डिंग, आपको यहां पता चल रहा है कि कितने की बेची है, बुक वैल्यू पता चल गई है। अब कितने में बेची है? सेल ऑफ लैंड, बुक वैल्यू हमारी कितनी है? 15, और प्रॉफिट कितना था? 10। ये कैसे बोल पता चल रहा है? इन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट था वो हमने क्या किया था? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था। अगर ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते तो फिर ये ट्रांसफर हमारा P&L अकाउंट में इधर होता है, लेकिन चूंकि उन्होंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है और कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में भी शो हो रहा है, इसलिए वो यहां नहीं आएगा। तो हमारी सेल ऑफ लैंड कितने में गई थी? 25 में। ये हमारा सेल ऑफ लैंड हमारा ट्रीटमेंट ठीक है। अब आप देखिए मेरा एक एडजस्टमेंट बचा है, वो है प्लांट एंड मशीनरी। इसको जरा ध्यान से देखें। A machine has been sold for 5,000. रिटेन डाउन वैल्यू कितनी थी? 6,000 थी। इसका मतलब क्या है? 5,000 की मशीनरी हमने कितने में बेची है? 6,000 में बेची है। यही है। तो हम लिखेंगे बाय सेल ऑफ मशीनरी कितनी? 5,000। लॉस ऑन सेल कितना हुआ? 1,000। लॉस ऑन सेल जो मशीनरी पे हो रहा है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, और सेल वैल्यू जो मशीनरी की है वो हमारे
फंड फ्लो स्टेटमेंट में चली जाएगी। ठीक है ना। अब आगे पढ़े। दूसरा इन्होंने बोला कि हमने 5000 का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लगाया मशीनरी पे। तो ये डेप्रिसिएशन कहां से लगा होगा? ये डेप्रिसिएशन लगा होगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस से हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब देखें आप, एक हमारे पास दिया है कि 1000 रुपीज की हमें इनकम हुई है। इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय डिविडेंड इनकम 1000 की। और डिविडेंड इनकम हमारी एक तरह से यहां पर भी आ जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। और कुछ छूट रहा है, देखिए जरा। एक तरफ से सीक्वेंस में देखें। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर का हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल का हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, कैपिटल रिजर्व का हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया। जब आप ये देख लें कि हर एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट हो गए, तभी आप टोटलिंग करने की कोशिश करें। फिर ये देखें, पार्ट ऑफ लैंड सोल्ड हो गया, मशीनरी 5000 में बेची, 1000 की लॉस हुई, 5000 का डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरिम डिविडेंड 10000 का पे हो गया, एंड डिविडेंड इनकम की भी 1000 की एंट्री हम कर चुके हैं। ठीक है ना। चलिए अब एक तरफ से सारे वर्किंग नोट को देख लें। इसका टोटल टैली हो रहा है सर, हो रहा है। प्रोपोज डिविडेंड का हम कर ही चुके थे। अब जरा प्लांट एंड मशीनरी का टोटल करें। ये टोटल आ रहा है 111, ये टोटल आ रहा है 111, तो यहां पर आ रहा है 71। तो 71 क्या हुआ? बढ़ रही है एसेट्स। तो इसका मतलब क्या है? प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज करी है। ठीक है ना। इसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज करी है। प्लांट एंड मशीनरी जो हमने परचेज करी है वो लिख दी हमने 71 की। ठीक है ना। अब आप देखें आगे। लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल ये 110 है, ये भी 110 है। ठीक है। अब हमारा जो बैलेंस रह गया है वो रह गया है इसका टोटल, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का टोटल। चलिए करें इसका टोटल। इस तरफ का टोटल हमारा है 15, 18, 43, 53, 54, 59, 83 और ये है 83। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ये आएगी 67। ये कहलाती है हमारी फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। और फंड फ्रॉम ऑपरेशन को अब आप डालें फंड फ्लो स्टेटमेंट में। इसका टोटल करें 75, 80, 81, 88, 148। और इसका टोटल करें 30, 40, 111, 112, 132,
148। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमेशा टैली होगा और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये टैली ना हो। अगर ये टैली नहीं हो रहा है इसका मतलब आपकी गलती हो रही है। अरे भाई कैसे हो सकती है कि ये टैली ना हो? जब बैलेंस शीट देखो ये दोनों टैली है तो फिर इनका चेंज भी होगा, वो टैली होना चाहिए ना कि नहीं। ध्यान ये देना है आपको कि क्वेश्चन जब आप करें तो आप ये देखें कि कोई एडजस्टमेंट आपसे छूट तो नहीं रहा। चलिए फ्रेंड्स, और हम क्वेश्चन करेंगे और कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू वेरी मच।